नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुरुआत करते हैं साहब, पटना में जो कुछ हुआ है कांग्रेस ऑफिस पर। वैसे तो कांग्रेस ऑफिस से उस घटना का कोई लेना-देना था। सीधे-सीधे ये उस गाली से जुड़ी हुई घटना है, जो कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को दी गई थी। और इससे निचले स्तर की राजनीति कोई हो नहीं सकती, इससे निचले स्तर का कृत्य भी कोई हो नहीं सकता है। और कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सो कॉल्ड जो नेशनल लीडरशिप है किसी पार्टी की, उसके मंच से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की दिवंगत माताजी को इस तरीके से अब्यूज किया जाएगा जैसे कल हुआ है। और जाहिर है, हर स्तर पर नागरिकों से लेकर के और जो पार्टी के वर्कर हैं और कार्यकर्ता, जो नेता हैं, सब में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आज अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया है, इसकी निंदा की है। कल योगी आदित्यनाथ से लेकर के कई लोगों के बयान आ गए थे, उनके प्रवक्ताओं के भी बयान आ गए थे। और आज हमने देखा पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता बाकायदा सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया। और फिर जब आमना-सामना हुआ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो फिर जो सदाकत आश्रम कांग्रेस का वहाँ पर प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर कुछ तोड़-फोड़ देखने को भी मिली है। पुलिस का हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कुछ ये हुआ है या आगे हो सकता है, मेरा इशारा इस तरफ है कि क्या हिंसा की तरफ जानबूझ करके चीज़ों को धकेला जा रहा है? क्योंकि जिस तरह की जुबान, जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग इधर राहुल गांधी ने फिर से करने की कोशिश की है और शुरुआत कर दी है, प्रधानमंत्री के बारे में बदजुबानी करना, तूम तड़ाक की भाषा, अमित शाह के बारे में करना, उनकी माँ के बारे में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अब्यूज़ करना, ये सब क्या शो करता है? सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ और जरा समझने की कोशिश करते हैं, इतनी बदहवासी, इतनी असुरक्षा और इतनी बौखलाहट क्यों? अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। अनुपम जी, जो कुछ हो रहा है आजकल, हालांकि अमित शाह ने आज कहा है कि ये वोट चोरी वगैरह सब बहाना है, ये घुसपैठियों को बचाओ यात्रा चल रही है और कुछ नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ उनके मंच से हुआ, उसकी कम से कम राहुल गांधी को निंदा करनी चाहिए। अभी तक भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी, अपने बयानों में भी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की निंदा नहीं की है। हालांकि सूचना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने ये कृत्य किया था। देखिए, जहां तक कांग्रेसी प्रवक्ताओं का सवाल है, तो आपने देखा कि पवन खेड़ा ने तो कह दिया कि एक भाजपाई नहीं हमारे मंच पे खड़े होकर ये सब किया, और ये कांग्रेसी था ही नहीं। वो अलग बात है कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, एक मुस्लिम नेता है कांग्रेसी इलाके के, वो माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। वो उसको ये कह के भी बचाते नज़र आ रहे हैं कि लड़का नाबालिग है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और ये कोई, देखिए होता क्या है कि ऊपर से इशारा जो होता है वही, मतलब जब पहले सोनिया गांधी ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ललकारा था, तो मौत का सौदागर एंड ऑल दैट, तो उसके बाद आपने देखा था फिर कांग्रेसियों ने उनको चाय वाला और क्या क्या सब कहना शुरू कर दिया था। अब इसी तरह राहुल गांधी भी आजकल अपनी हर सभा में जिस तरह बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांप रहा था, और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि ट्रंप ने कहा कि सुन नरेंद्र मोदी, तू ऐसा कर, तो मतलब ट्रंप भी शर्मा जाए उनकी बात सुनकर।
तो जब ऊपर से अच्छा कांग्रेस में तो खास तौर से चूंकि एक वहाँ एक दरबारी संस्कृति है, तो और वो छोटी-मोटी नहीं है, वो करीब-करीब 100 साल की दरबारी संस्कृति है। ये वो दरबारी संस्कृति है, मतलब किसी ज़माने में सबसे बड़ा दरबार मोहनदास करमचंद गांधी का लगता था। तो वहाँ पे दरबारी बिना वोट पाए भी प्रधानमंत्री हो जाता था, और पटेल जैसे लोग रह जाते थे, या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चुनाव जीत कर भी कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो ये तो 100 साल की दरबारी संस्कृति है। तो इसमें जो ऊपर से इशारा होता है वो नीचे तक जाता है। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू की, तो जिस मंच से खड़े होके आप कहेंगे कि सुन नरेंद्र मोदी तू ऐसा कर, तो आपको क्या लगता है आपके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? फिर जाहिर सी बात है जो होना था वही हुआ, और उन्होंने जो भारत में एक बड़ी आम चीज़ें हैं, सीधे एकदम माँ बहन पे उतर आना, वही हुआ और उस तरह की बातें हुई। लेकिन कांग्रेस कहीं से भी इसमें शर्मिंदा नहीं है। और आप 3 तरह के इसमें आप रिस्पॉन्स देखें। पहला रिस्पॉन्स पवन खेड़ा जैसे लोगों का है, जिन्होंने कहा हमने कहा ही नहीं, जिसने कहा है वो भाजपाई है, जो हमारे मंच पे खड़ा हो गया। आपके नेता, आपके पार्टी के नेता माफ़ी माँग रहे हैं, जो स्थानीय है, वो भी इसलिए माफ़ी माँग रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। उसके अलावा कोई दूसरे, फिर आप सुप्रिया शिंदे तो रागिनी नायक जैसे लोग को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने तब ऐसा कहा था, तब ऐसा कहा था, तो हम उनकी मतलब जैसे कि उनको इस सब बातों से प्रधानमंत्री को की माँ को अपशब्द कहने का लाइसेंस मिल जाता है। और तीसरा आप राहुल गांधी का रिस्पॉन्स देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बल्कि मैंने उसको आज ट्वीट भी किया है ओंकार सर, जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, तो उसको मैंने ये कह के ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कि कुल मिलाकर इसका अनुवाद ये कि हम गाली बकते रहेंगे। तो वो उनका अपना अंदाज है। तो अब ये राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये 2 लोग हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत तरह से डैमेज किया है। अरविंद केजरीवाल ने इस पहले सबसे पहले शुरू किया कि झूठ बोलो और भाग जाओ, कुछ भी झूठ बोल दो, और बाद में राहुल गांधी तो बहुत फास्ट लर्नर है ना, वो तो हर एक से अगर पूरे देश में किसी भी नेता में कोई भी दुर्गुण है, तो राहुल गांधी उसको सबसे पहले पिकअप कर लेते हैं। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से ये चीज़ सीख ली कि उन्होंने झूठ बोलो और भाग जाओ वाली नीति अपनाई। अब इसमें थोड़ी दिक्कत ये भी आती है कि आपके झूठ बोलने के और आपके डिफेमेशन, जैसे अब आप मानहानि के आपके ऊपर इस समय 20 से ज़्यादा 25 27 28 कितने मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन ये है कि जब उस पर आपको सज़ा होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे कर देता है, तो आपको फिर उससे और बढ़ोतरी मिल जाती है और हौसला मिल जाता है कि साहब मुझको तो सज़ा भी हुई 2 साल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो अब वो और चढ़-चढ़ के बोलते हैं। जितनी बार उन्होंने माफ़ी माँगी, जितनी बार उनका झूठ पकड़ा गया, मानहानि की उन्होंने सारी सीमाएँ क्रॉस कर दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री, अच्छा ये भी तब जब आज तक आपने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, गडकरी, किसी के मुँह से राहुल गांधी शब्द नहीं सुना होगा। राहुल जी हमेशा कहते हैं। या सारे बड़े श्री से राहुल गांधी। हाँ, या श्री राहुल गांधी या राहुल जी कह के बात करते हैं, और उनके लिए इन लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली एक एक कुंठा है, एक हताशा है। मैंने कल ये भी ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि साहब राहुल गांधी की भाषा में उनकी हताशा झलक रही है। कहीं ना कहीं बिहार में दौरे के अलावा अच्छा, जैसे जैसे उनका दौरा बढ़ रहा है उनकी हताशा बढ़ रही है। जैसे जैसे उनका दौरा बढ़ रहा है वैसे वैसे उनको नजर आ रहा है कि उनकी यात्रा कितनी सफल होने वाली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 3 चुनाव में 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। आप सोच कर देखें। तो अब ऐसे में राहुल गांधी हताश होते जा रहे हैं, और राहुल गांधी जितना हताश हो रहे हैं उतना ही ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा बदजुबान हो रहे हैं। रही बात आज पटना में कांग्रेस कार्यालय वाली बात, भाजपाई कार्यकर्ता वहां खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर निकल आए। थोड़ी देर में वो डंडे को युद्ध में बदल गया। क्योंकि भाजपाई कार्यकर्ता संख्या में ज्यादा थे, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके से भाग खड़े हुए और उन्होंने कार्यालय के अंदर घुस के गेट बंद कर लिया। भाजपाई कार्यकर्ताओं ने गेट भी धक्का देकर खोल दिया, अंदर घुस गए। फाइनली पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक हल्का लाठी चार्ज करके खदेड़ा। लेकिन एक बात जो समझ में आई कि भाजपा कार्यकर्ता सामान्य तौर पे इतने उग्र देखे नहीं जाते। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गई। बल्कि आप देखें जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने बड़े नेता हैं, उन सब ने इस पर बयान दिया है। और राहुल गांधी, जैसे एक पुरानी बात कही जाती कि अगर आप एक ही काम बार बार करें और उसके बाद अलग नतीजे उससे अपेक्षा करें, तो ये पागलपन की परिभाषा है।
राहुल गांधी 11 साल 12 साल उससे भी ज्यादा 15 साल से कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, लेकिन उसका क्या फल सामने आया आपको देखा है? कभी आप नीच कहते हैं, कभी चाय वाला कहते हैं, कैसी कैसी गालियां आप देते हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा आया? लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो अभी तक वो अपना अंदाज और अपना अपना ये बदजुबानी बदलने के लिए तैयार नहीं है। आज जो उनका ट्वीट है कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? आप इस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं? लोगों को गालियां बकना, झूठ बोलना, ये सब संविधान की लड़ाई है? जो अपनी जेब से आप जो संविधान की किताब निकालते हैं वो 2 बार 3 बार दिखाई जा चुकी है कि उसमें सादे पन्ने हैं, कोरे पन्ने हैं। राहुल गांधी को सामने बैठा के पूछ लिए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो नहीं बता पाएंगे, कितने सेक्शन हैं तो नहीं बता पाएंगे। तो मैं जानकारी कुछ है नहीं, बोलते रहते हैं, तब क्या किया जाए सर? और ये जो गली के गुंडे वाली भाषा इन्होंने पकड़ी है, मंच से जिस तरीके से ये तूम तड़ाक के साथ बोलते हैं, और अभी अमित शाह जी के बारे में भी इन्होंने बहुत आपत्तिजनक तरीके से कुछ, उसने ये कहा, उसको इस तरीके से बात कर रहे हैं। अरे भाई, उम्र का लिहाज कर लीजिए, उनके अनुभव का लिहाज कर लीजिए, वो जिस पद पर बैठे हैं जरा ये भी समझ लीजिए क्या है। इनकी दृष्टि में क्या कोई भी संवैधानिक पद या कोई भी अहम पद कोई मायने नहीं रखता है? और ये मैसेज पब्लिक में क्या भेज रहे हैं, क्या मैसेज भेजना चाहते हैं अनुपम जी इस तरह की, देखिए इस तरह की बदजुबानी से, और क्या हासिल होगा इससे? देखिए राहुल गांधी जो बात समझने के लिए तैयार नहीं है कि जमाना बदल गया है, वो अभी भी अपने बचपन के किस्सों के हिसाब से चलते हैं जब नारायण दत्त तिवारी संजय गांधी की चप्पल उठाते थे। वो अभी भी अपने यूपीए डेज को याद करते हैं जब वो प्रधानमंत्री के अध्यादेश आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देते थे। तो भैया तब से लेकर अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है, स्थितियां बदल चुकी हैं, देश एक नए नेता को स्वीकार कर चुका है। और 1984 के बाद, बल्कि मैं तो 1980 के बाद कहूंगा, क्योंकि 84 का जो बहुमत था वो तो आप जानते हैं सिंपैथी वेव था। तो एक जमाने बाद 40 साल बाद देश ने एक नए नेता को बहुमत ही नहीं दिया, लगातार बहुमत दिया, उनको लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। तो आप समझिए कि समय बदल चुका है राहुल। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो दिन गए जब आपके यहाँ मुख्यमंत्री वगैरह, जो आप उम्र के लिहाज की बात कर रहे हैं, तो उम्र का तो कहीं कोई लिहाज पहले भी नहीं था। अभी भी आप देखें कि सोनिया गांधी उम्र में छोटी होकर भी छाते में खड़ी रहती हैं, और मल्लिकार्जुन बड़े होकर भी धूप में खड़े रहते हैं। अच्छा, इसमें राहुल को भी क्या कहा जाए? मल्लिका अर्जुन सोनिया गांधी की शादी के पहले विधायक मंत्री सब हो गए थे, लेकिन उसके बाद अगर वो खड़े होकर सोनिया गांधी की तरफ इशारा करके संसद में कहते हो कि आज मैं जो कुछ हूँ सोनिया अम्मा की बदौलत हूँ, तो क्या कहा जाए इसको? तो अगर कांग्रेस में बड़ों के अपमान करने की संस्कृति है, तो कांग्रेस के जो बड़े हैं उनको भी तो दोष दिया जाना चाहिए कि भाई, अब आप देखिए, मैं अक्सर इस बात में ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ। उस व्यक्ति ने सत्ता से चिपके रहने के लिए जैसा जैसा अपमान बर्दाश्त किया, और जिस जिस तरह से प्रधानमंत्री पद को बेइज्जत किया, मतलब बड़े बड़े विदेशी नेता आते थे और आप कोने में बैठे रहते थे, सोनिया गांधी उनके साथ सेंटर में बैठ के बात करती थी। कभी कभी तो राहुल गांधी बैठ के बात करते थे और आप कोने में बैठे रहते थे। आप नमस्ते करते रह जाते थे और राहुल और सोनिया आपके बगल से निकल जाते थे, आपकी तरफ देखते तक नहीं थे। आप देखिए, एक बार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये बात कही, बताई। उन्होंने कहा कि साहब, मेरा सोनिया गांधी से कोई विवाद नहीं था, मेरी सारी दिक्कत ये थी कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तो सोनिया गांधी मुझको फोन पर 15-15 मिनट वेट कराती थी। तो मैंने कहा कि साहब, मैं तो एक कांग्रेसी हूँ, मैंने हमेशा से गांधी परिवार का इंतजार किया है, वेट किया है, गांधी परिवार के हमेशा से मैं उनके आगे झुका रहा हूँ। लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकती। आप भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करना छोड़ दिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री अगर बात करना चाह रहा है और सोनिया गांधी 15 मिनट हमेशा वेट करा रही है, 20 मिनट वेट करा रही है, तो जाहिर सी बात है सोनिया इतनी बिजी नहीं थी। वो नरसिम्हा राव को उनकी हैसियत बताना चाहती थी। तो ये नरसिम्हा राव ने चूंकि भारत के प्रधानमंत्री पद को सोनिया गांधी के चरणों में रखने से मना कर दिया, तो नरसिम्हा राव से झगड़ा हो गया। और मनमोहन सिंह ने एकदम गांधी परिवार के आगे इस कदर पूरे प्रधानमंत्री पद को उनके चरणों में डाल दिया, तो मनमोहन सिंह डार्लिंग बने रहे और 10 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे।
ये कुल मिलाकर जैसे ग्लोबल लेवल और नेशनल लेवल पे एक ही खेल खेला जा रहा है, वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। पूरे यूरोप ने जाकर अपनी अपनी पगड़ी उतार कर ट्रम्प के कदमों में रख दी तो ठीक है, नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के आगे झुकने से इनकार कर दिया तो ट्रम्प नाराज है। तो वो जो आप इस समय एक वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इसी तरह की चीजें हो रही हैं ओंकार से। नरसिम्हा राव की तो साहब डेड बॉडी को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं घुसने दिया था सोनिया गांधी ने। सड़क पे रखा गया। नहीं देखिए, सोनिया गांधी से मुझे अभी भी नाराजगी नहीं है। मुझे नाराजगी इस बात पे है कि जब नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री जिसने इस देश को दिवालियेपन से वापस घसीट के लाया और आज वो समृद्धि दी जिस समृद्धि का आज हम जिक्र करते हैं, जिस तीसरे नंबर की इकोनॉमी का हम जिक्र करते हैं, उसकी नींव नरसिम्हा राव ने रखी थी। लेकिन उस आदमी ने जिनको वित्त मंत्री अपना बनाया, आज मनमोहन सिंह जो कुछ हैं खुद ही कहते हैं मैं नरसिम्हा राव की बदौलत हूं, लेकिन मनमोहन सिंह उस दिन प्रधानमंत्री थे जिस दिन नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर की बेइज्जती हो रही थी सड़क पे रख के। उस दिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस दिन मनमोहन सिंह वहां मौजूद थे और प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कह दें कि साहब ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं, भारत के पुराने प्रधानमंत्री हैं, इनके पार्थिव शरीर को हम इस तरह अपमान न करें। इन्होंने सिर्फ गद्दी से चिपके रहने के लिए और सोनिया गांधी के सामने सरेंडर करने के लिए उस आदमी के पार्थिव शरीर का अपमान किया जिसने मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह बनाया। कई बार बड़ा अफसोस होता है इन लोगों की मेंटेलिटी को देख करके। ये राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, ये उपराष्ट्रपति का, सभापति का सम्मान नहीं करते, ये प्रधानमंत्री को तूम तड़ाक से पेश आते हैं, ये गृह मंत्री का सम्मान नहीं करते, ये राज्यों के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करते, प्रधानमंत्री की जो अब दिवंगत माँ है उनका सम्मान नहीं करते। तो सवाल ये है कि किस खुशफहमी या गलतफहमी में है कि जो ये देश का जो मूल तत्व है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, भारतीय संस्कृति जिन चीजों के लिए, मूल्यों के लिए जानी जाती है, संस्कारों के लिए जानी जाती है, वो भारत कभी इनको मौका देगा अब कि आप आइए और हमारे राजा बन जाइए, हमारे ऊपर बैठ जाइए आकर के? देखिए, जहां तक सम्मान करने का सवाल है, इन्होंने भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति का जो पहला एड्रेस था उसका बहिष्कार किया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो फिर भी पॉलिटिकल हैं, वो राष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। इन्होंने तो साहब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का भी बहिष्कार किया। अब आप सोचें, तो जब आप राष्ट्रीय पर्वों का बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर ये तो सिर्फ राजनेता हैं। मतलब कहीं आप इसको समझने का प्रयास करें, गांधी परिवार अपने आप को देश से ऊपर समझता है। जब वो राष्ट्रीय पर्वों का बहिष्कार कर रहा है तो देश के ऊपर समझता है। वो आज तक उसी मुगालते और उसी सपने में जी रहे हैं जब देवराज बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। या इनको ये लगता है, अनुपम जी, दूसरे विषय पर जाने से पहले एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, या इनको ये लगता है कि ये ईडी कौन होती है हमें तलब करके इंट्रोगेट करने वाली, और ये कभी नहीं होता, किसी प्रधानमंत्री, किसी सरकार के समय नहीं होता अगर प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के पद पर अमित शाह ना होते। उन 2019 तक राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, एसपीजी नहीं छेड़ी गई। 2019 के बाद अमित शाह आए, एसपीजी विड्रॉ हो गई और कानून में संशोधन भी कर दिया गया, सदनों में ला करके व्यवस्था कर दी गई कि आगे से ये दुरुपयोग नहीं होगा। जो इनको लगातार 1989 में आखिरी प्रधानमंत्री था इस परिवार से और इनको 2019 तक एसपीजी दी जाती रही। तो इनको इस बात का गुमान था कि कोई सेंट्रल एजेंसी हमें तलब ही कैसे कर सकती है, हमें इंट्रोगेट ही कैसे कर सकती है। इसलिए ये ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अब तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, अब तो सुनवाई शुरू हो रही है, अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया है आगे। देखिए, तीन बातें मैंने आपसे कहा ना कि जब वो राष्ट्रीय पर्वों का अपमान कर सकते हैं तो वो राष्ट्र को ही अपने नीचे समझते हैं, तो सेंट्रल एजेंसी उनके सामने क्या चीज है। दूसरी बात, अगर एसपीजी उनके पास होती तो उनको जेल जाने में बड़ा मुश्किल होता।
एसपीजी प्रोटेक्शन के रहते आदमी को जेल भेजना संभव हो जाता है। और तीसरी और फाइनल बात, ये तो साहब वो लोग हैं जो हवाई अड्डों पर बोर्ड लगाते थे, जहां पे उन बोर्ड्स में केवल पदनाम होते थे, किसी का नाम नहीं होता था। उसमें सिर्फ 2 लोगों के नाम होते थे, एक दलाई लामा और दूसरा रॉबर्ट वाड्रा, कि इन लोग किसी भी तरह की जांच से बरी होंगे और ये जो चाहे करें, जो चाहे लाएं, जो चाहे ले जाएं। तो आप सोचे, जहां पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबका नाम होता मतलब केवल पद होते थे, किसी का नाम नहीं होता था, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम अलग से लिखा जाता था। ये तो इस तरह के इंटाइटलमेंट और इस तरह के वीआईपी कल्चर के आदी हैं। मैंने साहब एक पोस्ट किया था मेरे ख्याल से 2 दिन पहले, सीतामढ़ी का एक पोस्ट था, वीडियो पोस्ट किया था, और उसमें दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी कम से कम 35-40 गाड़ियों के काफिले के साथ चले जा रहे हैं और सब सरकारी उनके महकमा। इसी तरह सोनिया, जब प्रियंका वाड्रा हिमाचल प्रदेश अपने अवैध बंगले में पहुंची तो उसमें भी देखा कि 35-40 गाड़ियों का कारवां। सोनिया भी ऐसे चलती हैं, तो इनको महसूस कहाँ होता है कि प्रधानमंत्री हैं या नहीं है। प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, 40 गाड़ियों का काफिला होता है, जहां पहुंचते हैं वहां 1000-2000 इनको देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हर जगह जिंदाबाद के नारे हैं। तो सब कुछ तो है, मतलब वो क्या शेर है कि सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती है निगाहें। तो सब कुछ तो उनको मिला हुआ है ना। और और जिम्मेदारी उन्होंने कभी जीवन में उठाई नहीं। राहुल गांधी का तो सत्ता का मतलब है कि ताकत पूरी हो, जिम्मेदारी बिल्कुल ना हो, जैसा कि 10 साल चल रहा उनके मनमोहन सिंह के साथ। तो अभी भी जो चाह रहे हैं भाई, 2-3 स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो चाहते हैं वहां से हो जाता है। प्रियंका गांधी को अभी वायनाड में अपने यहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए घर बनाने की जरूरत थी, तो वो जो वित्तीय संकट से जूझ रहा है कर्नाटक, जो कि मतलब बुरी तरह दिवालिया होने के कगार पे है, उससे करोड़ों रुपए लेके, 5 करोड़ रुपए लेके पहुंच गए सिद्धारमैया। तो हिमाचल वाले जो कि इतना बुरा हाल है कि मंदिरों से पैसा ले रहे हैं, जब गांधी परिवार को देने की नंबर आता है तो सबसे आगे चले आते। तो दैट वे उनका सब ठीक ही चल रहा है एकदम। अब जब तक ये एक दिलचस्प बात ये जरूर है कि कल अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि मैंने अब वो अरविंद केजरीवाल ने एक पुराने एक आईआरएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नेशनल हेराल्ड का मामला देखा और समझा, इट इज़ एन ओपन एंड शट केस, यानी ये खुला और बंद मामला है, इसमें कहीं किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अभी तक ये माँ बेटे गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अभी ये भी बड़ी मजेदार बात है। केजरीवाल पहले भी कहा करते थे कि सोनिया गांधी को पकड़ के थाने में बैठा के 3rd डिग्री दो, और जब केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सोनिया, राहुल और प्रियंका अब पहली बार एक मंच पे एक साथ आते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। और केजरीवाल आज फिर सोनिया और राहुल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कमाल है साहब। अनुपम जी, 100वें साल में है इस समय आरएसएस, और एक विशेष व्याख्यान चल रहा है। 3 दिन का कार्यक्रम था विज्ञान भवन में, और उसमें अंतिम सेशन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रश्नों के जवाब दिए हैं। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि 75 में ना मैं रिटायर हो रहा हूं, ना मैं किसी को रिटायर होने के लिए कहने वाला हूं। तो सबसे पहले तो जो एक भ्रम बनाया गया था उनके एक बयान को लेकर के, और उसमें प्रधानमंत्री के बारे में भी, कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है, क्योंकि दोनों 7 दिन के आगे पीछे से 75 के होने जा रहे हैं। मोहन भागवत अगर रिटायर होंगे तो एक नैतिक दबाव जो है वो प्रधानमंत्री पर भी होगा कि वो 75 में रिटायर हो जाएं। तो इस देश में बहुत लोग हैं अब जो चाहते हैं कि यार वैसे तो नहीं हट रहे हैं, ये 75 का ही हल्ला मचाओ ताकि 75 की उम्र के होने के बाद हट जाए। लेकिन संघ प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया कि ना वो कहीं जा रहे हैं और ना वो किसी दूसरे को कहने वाले हैं, यानी नरेंद्र मोदी को भी नहीं कहने वाले हैं। देखिए, मोदी और डॉक्टर भागवत दोनों ही सितंबर में 1 हफ्ते के अंतराल में, पहले भागवत जी और उसके बाद नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं। पहली बात तो आप जान लीजिए कि अगर मोहन भागवत रिटायर होते भी हैं तो मोदी पर दबाव मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि हर अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग संगठन है। हाई कोर्ट का जज 62 साल में रिटायर हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज 60 साल में रिटायर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल में रिटायर होता है। तो इसका तो कोई वो आपस में कोई तुलना नहीं है।
दूसरी बात, जब मोहन भागवत ने ये बात कही थी तब भी मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि साहब वो मोरोपंत पिंगले का एग्जाम्पल दे रहे थे। मोरोपंत पिंगले आरएसएस के आदमी है, तो अगर मोरोपंत पिंगले का एग्जाम्पल किसी पे लागू होगा तो मोहन भागवत पे लागू होगा, मोदी पे कैसे लागू हो सकता है भाई? एक एनजीओ है और एक भारत सरकार है, दोनों में आपस में कहीं कोई तुलना नहीं। रही बात मोहन भागवत जी ने क्या कहा, इसको आप इस तरह भी मान लीजिए कि मोहन भागवत अक्सर कहते हैं कि मोरोपंत पिंगले बहुत विटी आदमी थे, यानी बड़े मजाकिया आदमी थे। मोहन भागवत को भी हमने देखा है, वो विटी बातें करना पसंद करते हैं, थोड़ा एक मजाकिया मोड में रहते हैं। और जैसे वो 3 बच्चों की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था हम लोगों से मत पूछ लिएगा साहब, हमारी तो शादी नहीं हुई है। तो मतलब वो थोड़ा-सा खुद भी एक अपना विट के साथ बात करते हैं, थोड़ा-सा एक मजाकिया लहज़े में एक बात करना पसंद करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि उस दिन भी वो उसी लहज़े में बात कर रहे थे। और मुझे लगता है कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो शायद डॉक्टर मोहन भागवत को आरएसएस का सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड, सबसे ज़्यादा गलत समझा गया आरएसएस चीफ समझा माना जाएगा। दूसरी, उन्होंने कहा है कि मथुरा और काशी के आंदोलन को संघ का समर्थन नहीं है। हम केवल अयोध्या में भगवान राम के मंदिर आंदोलन के लिए हमारा समर्थन था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि संघ के कार्यकर्ता अगर चाहें तो वो इन दोनों जगह आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। अब इस बात को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, कंटेक्स्ट में देखा जाए, जब पिछली बार उन्होंने कहा था कि आरएसएस राम जन्मभूमि के बाद किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा, तो वो बात अपने आप में कंप्लीट थी। आज उन्होंने उसमें एक नई बात जोड़ दी कल कि साहब हम आरएसएस करे ना करे, कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं करने के लिए। आप समझने का प्रयास करें, जिस तरह के पद पे मोहन भागवत हैं, उस तरह के पद पे रहते हुए जितनी बात कही जा सकती थी उन्होंने आज कह दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हो सकता है कि आप आरएसएस प्रमुख को भले इसमें बयान देते देखें या ना देखें, लेकिन आरएसएस कार्यकर्ताओं को आप इस आंदोलनों में शामिल पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के अध्यक्ष पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हो रही है। क्या संघ जो है वो अभी तक नामों से संतुष्ट नहीं है? इस तरह के सवाल आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारा दखल होता बीजेपी में तो फिर अब तक इतना इंतजार नहीं होता, अब तक तो फैसला हो गया होता। उन्होंने ये फिर से स्पष्ट किया, जिसको बहुत सारे लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, कि भाई डे बाय डे के जो कामकाज होते हैं उनमें संघ का कोई दखल नहीं होता है, फैसलों में भी दखल नहीं होता है। हाँ, कभी-कभी हम सलाह देते हैं। जी। सलाह भी उन्होंने कहा पूछे जाने पर देते हैं। दूसरे उन्होंने कहा अगर नरेंद्र मोदी मुझे बताएं या कोई मुझे बताए कि मुझे शाखा कैसे चलानी तो मुझे बुरा लगेगा। इसी प्रकार अगर मैं उनको बताऊं कि उन्हें सरकार कैसे चलानी है तो ये मेरे हक का अतिक्रमण होगा, मेरे अधिकार का अतिक्रमण होगा। और बड़ा क्लियर करके उन्होंने बड़े एग्जाम्पल्स देके बताया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप बनाइए, उन्होंने कहा कि टेक योर टाइम, आप अपना समय लीजिए और कम से कम जो बनना है मुखिया उसमें हमारी वजह से टोक नहीं है, हमारी वजह से रोक नहीं है। यू टेक योर टाइम, आप अपना हिसाब से चलाइए, बनाइए। और ये बात सच है कि आरएसएस में तो बहुत फैसला लेने में समय लगता नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि हमें तो हमारे ऊपर होता तो अब तक कब तक हो गया होता। तो उन्होंने कहा लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि हम बीजेपी की हर काम में दखल देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक डायनेमिक है, एक कॉम्प्लिकेटेड है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जैसे अभी डॉक्टर मोहन भागवत ने भी ये बात कहा था, अभी उसी मीटिंग में कहा था पहले दिन कि साहब हमको ठीक से समझा नहीं है और हमको समझना सबके बस की बात भी नहीं है। तो उनकी एक अलग डायनेमिक्स है। और वो डायनेमिक्स अब देखिए, कुछ भी हो, चाहे जनसंघ हो चाहे बीजेपी हो, हकीकत है ये आरएसएस से निकले हुए तो संगठन है। लेकिन आप 2024 में वहां तक पहुंच गए कि भाजपा अध्यक्ष ने ये तक कह दिया कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और फिर आपने ये भी देखा कि पहली बार लाल किले के प्राचीर से आरएसएस का नाम लिया गया और आरएसएस की तारीफ की गई। और कितनी मुक्त कंठ से तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये एक आप समझे ना कि दोनों ही संगठन पुराने हो गए। आरएसएस 100 साल का हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी भी अब धीरे धीरे 40 साल हो गए। तो अब उसमें आप मान कर चलें कि
थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा, नए-नए नेता आएँगे, आरएसएस प्रमुख अलग आएँगे, प्रधानमंत्री अलग आएँगे, ऐसा थोड़ी ना है कि अटल बिहारी के ज़माने में सब कुछ बहुत अच्छा था। अटल बिहारी के टाइम में भी आपको याद है गोविंदाचार्य वाली मुखौटा कंट्रोवर्सी हुई थी और अटल बिहारी की ने उस पे आपत्ति भी जताई थी और अब उसके बाद आपने देखा गोविंदाचार्य का करियर भी खत्म हो गया। तो बस बात इतनी है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया है, आज की तारीख में जो ऑपोजिशन है उसका एक अलग मिजाज है, इसलिए वो छोटी-छोटी बातों को बहुत तूल देती है, सोशल मीडिया बहुत तूल देती है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है, एक बहुत बड़ा आईटी सेल है, विदेशी मीडिया है, सब लोग मिलके बात का बतंगड़ बनाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अटल बिहारी के टाइम में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें आरएसएस के एक बड़े मतलब आदमी ने अटल बिहारी को मुखौटा बताया। उन्होंने भी मुखौटा नहीं बताया था। हकीकत ये है कि उन्होंने भी मुखौटा नहीं बताया था और सिर्फ बीबीसी ने और तमाम लोगों ने उसको मैनिपुलेट किया इस तरह। लेकिन उनकी गलतफहमी के चलते उनको अपना पद खोना पड़ा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है। और जिस ट्रोल आर्मी की आपने जिक्र किए है, वो तो खैर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है ही, लेकिन राजनीतिक दल, खास तौर से कांग्रेस, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी, जिस तरीके से वो संघ पर प्रहार करते हैं और बिना संघ को जाने हुए या जानते भी होंगे तो राजनीतिक कारणों से ये एक गलतफहमी पाल करके कि शायद मुसलमानों को बड़ा अच्छा लगता होगा जब मैं संघ को गाली देता हूं, और वो तो यहां तक कह देते हैं कि गांधी की हत्या में गोडसे की भूमिका थी और गोडसे का संबंध आरएसएस से था, जबकि एक बार अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस पर झिड़क दिया था लोगों को और ये कहा था कि जरा पता करिए, पढ़ लीजिए, गोडसे तो संघ के आलोचक थे। देखिए ऐसा है ना कि गोडसे ने आरएसएस छोड़ दी थी। हकीकत है गोलवलकर साहब भी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, तब आप कहिए आरएसएस भी कांग्रेस से निकली है। हकीकत ये है कि राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में क्या मालूम है, उनको तो कांग्रेस पार्टी के बारे में ही कुछ नहीं मालूम है। इस सब बातों में कुछ नहीं रखा है, ये एकदम अच्छा। रही बात ये कि आरएसएस की जो गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका को लेके वो कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, बल्कि अपने बयान से पलट चुके हैं। मैंने तो साहब कहा ही नहीं। तो अब उनका अंदाज है और कहीं ना कहीं उनको न्यायपालिका से प्रश्रय भी मिलता रहा है, तो इसलिए उनका हौसला और बढ़ा हुआ है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक यू सर। नमस्कार। और आखिर में एक निवेदन जो मैं कई बार भूल जाता हूँ, अनुपम जी का चैनल है घूमता आईना, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको सहयोग भी करें। शाम को अनुपम जी लाइव आते हैं, कभी कभी दिन में भी आते हैं, तो घूमता आईना अनुपम जी का चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक धन्यवाद यू सर। सर। नमस्कार सर।